नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से मैं गैर हाजिर था। मेरे कुछ स्टोरीज, कुछ वीडियोस आप लोगों को नहीं मिले होंगे और उसकी वजह क्या है शायद ये भी आप लोगों को पता हो, क्योंकि शम्स सर ने अपनी कहानियों में उस बात का जिक्र किया है। बस लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ, असल में क्राइम तक की जो पूरी टीम है वो एक आउटिंग पे गई हुई थी बाहर। तो 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। पूरी टीम ने एक साथ मस्ती की। हम लोग गए थे ऋषिकेश की तरफ और अब वहाँ से लौट कर आया हूँ और जिसे कहते हैं ना, बैक टू द बेसिक्स। तो अब उसी की शुरुआत है। फिर से जो प्रोग्राम दोपहर 1:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, उस सिलसिले के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और अब उम्मीद है कि ये रेगुलर चलता रहेगा। बीच बीच में इंसान हूँ तो कभी कुछ हैपनिंग, कभी मिस हैपनिंग, कभी छुट्टी, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा तो लगा रहता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। ये घटना है साल 2011 की। पटना के रहने वाले एक बड़े नामी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका बेटा तुषार मेहता, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु जाता है। बेंगलुरु में श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हसरगट्टा रोड पर उसका एडमिशन हो जाता है और वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुषार के पिता प्रमोद मेहता पटना के बहुत नामी कॉन्ट्रैक्टर थे और नामी होने का मतलब ये भी कि उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी और तुषार जो है आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से आता था। बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई करने के दौरान उसके कई दोस्त बने, कई लोगों से उसकी मुलाकात भी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास मोबाइल फ़ोन था, घर में अक्सर उसकी अपने माता पिता से बात होती थी, तकरीबन रोज़ ही बात हो जाया करती थी। लेकिन 16 जनवरी 2011 को कुछ अप्रत्याशित हुआ, अनप्रेसिडेंटेड या शॉकिंग हुआ। वो ये हुआ कि एक गुमनाम नंबर से, अननोन नंबर से एक कॉल तुषार के पिता प्रमोद मेहता के मोबाइल फ़ोन पर आया, जो पटना में रहते थे। और फ़ोन करने वाले शख्स ने बताया कि तुषार उनके पास है, अगर वो अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तैयार रखें। ये बात सुनकर तुषार के पिता हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। उनका जवान जहान बेटा कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। तुषार के घर वाले तुषार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से तुषार से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। तो उनके मन में अपने बेटे को लेकर चिंता तो थी ज़रूर, लेकिन आदमी हमेशा इतना नेगेटिव भी नहीं सोचता है कि बेटे को किसी ने अगवा ही कर लिया होगा। लेकिन 2 दिन गुजरते गुजरते 16 जनवरी को जब उनके पास रैंसम कॉल आ ही गया, फिरौती के लिए कॉल आ ही गया, तो वो बहुत घबरा गए। अब प्रमोद फौरन पहुँचे बेंगलुरु और बेंगलुरु जाकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने में रिपोर्ट लिखाकर उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और 14 तारीख से पहले तक, यानी 13 तारीख तक उनकी अपने बेटे से बात हुई थी। घर वालों की भी अपने बेटे से बात हुई थी तुषार से, लेकिन 14 से उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और अब 16 को उनके पास फिरौती के लिए एक कॉल आई जिसमें 10 लाख रुपए मांगने पर तुषार को वापस लौटाने की बात कही गई है। वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं। अब इस तरह की रिपोर्ट जब थाने में लिखवाई गई तो पुलिस वालों के लिए भी ये मामला जो है बहुत गंभीर था, क्योंकि ये सीधा सीधा एक किडनैपिंग का मामला था। कोई मामूली केस नहीं था, कोई मामूली क्रिमिनल केस नहीं था। तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया, प्रमोद मेहता की शिकायत को बहुत गंभीरता से लिया और उस फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया जिस नंबर से प्रमोद मेहता को कॉल किया गया था और जिस नंबर से 10 लाख रुपए मांगे गए थे। लेकिन जो भी किडनैपर होते हैं वो इतने मासूम तो होते नहीं हैं या इतने बेवकूफ़ तो होते नहीं हैं। ज़्यादातर किडनैपर बहुत शातिर होते हैं। तो उन्होंने वो फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस बहुत परेशान थी कि फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन ऑन हो तो उसका लोकेशन पता चले, फ़ोन ऑन हो तो पता चले कि उसकी किस किस से बातचीत हो रही है, इस वक्त कहाँ पर है। कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी फ़ोन ऑन हुए बगैर मिल पाना बहुत मुश्किल था। बेंगलुरु की जो पुलिस थी, वो भी आज से 10-12 साल पुरानी ये बात है, तो बेंगलुरु की जो पुलिस थी वो इस मामले को सॉल्व करने के लिए बेकरार थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी
और इंतज़ार करते करते 3 दिन और गुजर गए। इस बीच आप सोचिए कि तुषार और के घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और ख़ुद तुषार जो अपहरणकर्ताओं के शिकंजे में था उस पर क्या गुजर रही होगी। तो खैर दिन गुजरते रहे, और उसके बाद 16 तारीख के बाद फिर से 3 दिन बाद एक बार और एक कॉल तुषार के पिता प्रमोद मेहता के मोबाइल फ़ोन पर आया। इस बार कॉल करने वाले शख्स ने तुषार के पिता से ये कहा कि वो 10 लाख रुपए लेकर बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन के करीब आ जाएं। किडनैपर ने एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया और कहा कि उस पॉइंट पर आकर रुपए के साथ तैयार रहना, हम तुम्हें देख लेंगे और फिर हम तुमसे रुपए का बैग ले लेंगे, और जैसे ही रुपए हमें मिल जाएंगे, हमारा कंसाइनमेंट हमें मिल जाएगा, तुम्हारा बेटा अपने आप वापस लौट आएगा, ये हमारा वादा है। अब तुषार के पिता प्रमोद मरता क्या ना करता, वो फिरौती की रकम देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की सलामती के लिए पुलिस से भी कंप्लेन कर रखी थी। तो पुलिस चाहती थी कि सिर्फ फिरौती देकर जो है वो किडनैपर्स के कब्जे से बच्चा वापस आ जाए, ये उनका मकसद नहीं है। वो तो चाहते थे कि ये मामला इन्वेस्टिगेट भी हो, जो गुनहगार है उसको पकड़ा भी जाए। तो पुलिस ने तुषार के पिता प्रमोद के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। प्लानिंग के मुताबिक तुषार के पिता से कहा कि वो एक ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए के नोट रखें, लेकिन वो सारे नोट जो है वो असली ना हो, बल्कि ऊपर 1-2 लेयर में ही असली नोट रखें, बाकी नीचे जो है वो रद्दी रख लें या कागज़ के टुकड़े रख लें उसी साइज़ के, और एक सूटकेस तैयार करें जिसे देखने से प्राइमा फेसा ये लगे कि हाँ भाई कैश ही कैश है। तो प्रमोद मेहता ने एक इस तरह का सूटकेस पुलिस की मदद से तैयार किया, ब्रीफकेस, जिसमें ऊपर कैश और नीचे कागज़ के टुकड़े थे, और वो ब्रीफकेस लेकर वो पहुंच गए रेलवे स्टेशन में किडनैपर्स के बताई गई उसी जगह पर जहां से उनको रुपयों से भरा वो ब्रीफकेस जो है किडनैपर्स के हवाले करना था। इधर प्रमोद मेहता ब्रीफकेस लेकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। उधर बेंगलुरु की जो पुलिस है वो सादे लिबास में, रेलवे स्टेशन जैसी जगह जो पब्लिक प्लेस है, कोई खुफिया या सुनसान जगह नहीं है, तो वहाँ पर पुलिस के लिए भी आसानी थी। पुलिस कभी पैसेंजर के भेष में, कभी कुली के भेष में, कभी किसी ऑटो ड्राइवर के भेष में वहाँ पर मौजूद थी। तो ये सारे लोग रेलवे स्टेशन में, पुलिस वाले भी अलग अलग जगहों पर स्टेशन थे, और तुषार के पिता प्रमोद पर कड़ी नज़र रखे हुए थे, क्योंकि प्रमोद के पास ही किडनैपर को आना भी था। और हुआ भी वही। प्रमोद रुपयों से भरा वो ब्रीफकेस लेकर एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े रहे, और एक किडनैपर थोड़ी ही देर में घूमता टहलता हुआ उनके पास पहुंचा और पहले उनसे कुछ बात की, और फिर उनसे वो नोटों से भरा ब्रीफकेस लिया और चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। पुलिस को इसी घड़ी का, इसी वक्त का इंतज़ार था। चारों तरफ से सादे लिबास में मौजूद अलग अलग पुलिस वाले अचानक वहाँ आ धमके, और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उस किडनैपर को पुलिस वालों ने दबोच लिया। आपने इस तरह के सीन फिल्मों में देखे होंगे। किडनैपर जो है वो हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस उसे इस हाल में मिलेगी। कोई ऑटो वाला, कोई कुली, कोई पैसेंजर, क्योंकि पुलिस तो उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था क्योंकि पुलिस दिख नहीं रही थी, इनविजिबल थी। तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उसके बाद जो उसकी मरम्मत हुई वो तो हुई। जब मरम्मत हुई, उसकी ठुकाई हुई, तो फिर ये पता चला कि ये जो आदमी है उसका नाम है रोहित कुमार, और वो झारखंड का रहने वाला है, और बेंगलुरु में रहकर ही प्रॉपर्टी डीलिंग का छोटा मोटा काम करता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर आखिर तुषार के किडनैपिंग केस में कैसे इन्वॉल्व हुआ? क्या वो उसने खुद ही किडनैप किया था या इसके पीछे कोई और भी था? अब पुलिस को ये पता लगाना था। पुलिस ने रोहित कुमार का सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया। रोहित कुमार आसानी से मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन बस उसने इतना कहा कि इस मामले में वो शामिल ज़रूर है, लेकिन वो मास्टरमाइंड नहीं है। जिसने ये पूरी साजिश रची है वो उस तक पुलिस को ले जा सकता है। पुलिस वालों को यही चाहिए था। पुलिस वालों को लग रहा था कि अगर हम मास्टरमाइंड तक पहुंच गए तो जल्दी तुषार को भी हम सकुशल बरामद कर लेंगे। इसके बाद रोहित जो है पुलिस वालों को लेकर वहीं रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में गया, जहां पर पहले से ही एक और लड़का मौजूद था। उस लड़के की तरफ इशारा करके रोहित ने बताया कि भाई यही मास्टरमाइंड है, मैं इसका कंपेनियन हूँ, साथी हूँ। पुलिस ने उसको भी पकड़ा और उसकी भी मरम्मत की। जब उसकी मरम्मत की, उससे जब सस्टेन इंटरोगेशन हुआ तो पता चला कि उसका नाम मोहम्मद वारिस है, और तुषार
जो कि पटना का रहने वाला था, ये मोहम्मद वारिस भी पटना का ही रहने वाला था। और पुलिस को ये भी पता चला कि मोहम्मद वारिस ने ही ये सारी साजिश रची थी। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने तुषार को किडनैप करने की बात मान ली, क्योंकि उसका साथी रोहित पहले ही पकड़ा जा चुका था, जो अपना जुर्म कबूल कर चुका था। तो वारिस के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी और वो बच भी नहीं सकता था झूठ बोलकर। तो उसने मान लिया कि उसने तुषार को किडनैप किया है। अब पुलिस ने कहा कि भाई किडनैप किया है तो जहाँ पर भी तुमने रखा है उसे बरामद कराओ। फिर वारिस और रोहित ये दोनों मिलकर पुलिस को बेंगलुरु में ही अलग अलग जगहों पर घुमाते रहे। कभी यहाँ रखा है, कभी वहाँ रखा है, यहाँ छिपाया था, इस कमरे में बंद किया था, इस तरह की बातें और थ्योरीज पुलिस को बताते रहे। लेकिन वो लड़का तुषार वो बरामद नहीं हो रहा था। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ था। जो 14 जनवरी को स्विच ऑफ हुआ था वो अब भी स्विच ऑफ था 19 जनवरी तक। तो तुषार का कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन और गुजर गया, 20 तारीख आ गई। 20 तारीख को पुलिस ने इन दोनों से कहा कि अब अगर तुषार को तुम लोगों ने बरामद नहीं करवाया तो अब तुम्हें हम बताएंगे कि पुलिस क्या चीज़ होती है। कहने का मतलब ये कि पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त सख्ती की, और जब सख्ती की तो ये टूट गए। और वारिस और रोहित पुलिस की टीम को लेकर गए यूकलिप्टस के एक जंगल में, जहाँ पर काफ़ी इंटीरियर में जाकर तुषार की लाश पड़ी थी। ऐसी लाश जो बुरी तरह से सड़ी गली थी, यानी तुषार का कत्ल हो चुका था। ये बात जब तुषार के पिता प्रमोद और उसके घर वालों को पता चली तो उनके सिर पर बिजली गिरी। वो बहुत दुखी हो गए। लाजमी है, किसी का भी जवान बेटा किडनैप हो जाए, आदमी की सांसें अटक जाती है, और ऊपर से यहाँ किडनैप होने के बाद बेटे का कत्ल हो चुका था। तो प्रमोद मेहता बहुत हताश हुए, और जो पुलिस टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो भी हताश हो गई, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल्स को तो पकड़ लिया था, रुपए पैसे भी सेव कर लिए थे, क्योंकि रैंसम लेकर वो भाग नहीं पाए और रुपए पैसे थे भी कम उस ब्रीफकेस में। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा था वो लड़का ही इस दुनिया में नहीं था, जिंदा नहीं बचा था। यानी ये दोनों लोग, वारिस और रोहित, ये तुषार से, बल्कि तुषार के घर वालों से उसकी नहीं उसके लाश की फिरौती मांग रहे थे। वो उसका कत्ल कर चुके थे, और पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि उन्होंने तुषार का कत्ल 16 तारीख को उन्होंने रैंसम के लिए कॉल किया था। उससे 2 दिन पहले जब तुषार गायब हुआ था, यानी 14 जनवरी 2011 को ही उन्होंने तुषार का कत्ल कर दिया था। लेकिन तुषार को किडनैप करके या उसका कत्ल करके फिरौती वसूलने के पीछे क्या वजह थी? क्या वो सिर्फ पैसे ही वसूलना चाहते थे, अमीर होना चाहते थे? अगर यही वजह थी तो उन्होंने तुषार का कत्ल क्यों किया? पैसे लेकर भी तो वो अमीर हो सकते थे, तुषार को छोड़ सकते थे। तुषार की अगर हत्या की तो इसके पीछे क्या कोई और वजह थी? पुलिस को अब ये सारी बातें पता लगानी थी। तो पुलिस इन लोगों से तो पूछताछ कर ही रही थी, अपने सोर्सेज से पैरेलली भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, समानांतर तरीके से इस मामले की जांच कर रही थी। और इसी छानबीन में, इनसे पूछताछ में पुलिस को तुषार के बारे में एक बड़ी लंबी कहानी पता चली। पता ये चला कि ये जो तुषार है, मतलब तुषार था, वो काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट तो था, तेज़ तर्रार था पढ़ने लिखने में, लेकिन उसे डांस बार में जाने का बड़ा शौक था। रात को अक्सर वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अमीर बाप का बेटा था, डांस बार चला जाया करता था। बेंगलुरु में भी वो पहले भी कई जगह, मुंबई वगैरह में या कहीं और किसी मेट्रोपॉलिटन में इस तरह डांस बार में जा चुका था। लेकिन बेंगलुरु में भी उसको डांस बार में जाने की जो तलब रही वो जिंदा रही, और वो बेंगलुरु के डांस बार का रेगुलर विजिटर बन गया। कुछ एक बार में वो जाया करता था। इसी डांस बार में 22 साल के तुषार की मुलाकात उसी साल 2011 में 22 साल की ही एक और लड़की शिवानी ठाकुर से हुई। ये शिवानी ठाकुर उस पर्टिकुलर बार में, उस पब में ही डांसर के तौर पर काम किया करती थी। लेकिन तुषार को शिवानी जच गई और शिवानी को तुषार भी जच गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद तुषार और शिवानी की बातचीत होती रही। एक तरह से देखा जाए तो तुषार बार डांसर के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो गया। शिवानी डांस बार में काम करती थी, बार डांसर तो थी ज़रूर, लेकिन शिवानी पहले से शादीशुदा भी थी, और इसके बारे में तुषार को कोई जानकारी नहीं थी। शिवानी मोहम्मद वारिस नाम के उसी लड़के से शादीशुदा थी जिसने अब तुषार को किडनैप करके उसकी हत्या की थी। और इत्तेफाक देखिए कि मोहम्मद वारिस का ताल्लुक भी उसी पटना शहर से है जहां का तुषार रहने वाला था।
एक इत्तेफाक ये भी है कि तुषार और वारिस दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। पटना में रहकर दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी भी की थी। लेकिन जिस शिवानी को वो डेट कर रहा है, जिस शिवानी से वो मिल रहा है, वो उसी के पुराने जानकार वारिस की बीवी है। इसके बारे में तुषार को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वारिस को ये बात पता चल गई और वारिस को ये भी बात पता चली कि उसका पुराना जानकार लड़का तुषार उसकी बीवी के करीब आ चुका है और उसे डेट भी कर रहा है। इसके बाद वारिस ने अपनी बीवी शिवानी को भरोसे में लिया और शिवानी के साथ मिलकर उसने तुषार को सबक सिखाने का फैसला किया। खेल देखिए कि शिवानी जो उसके साथ इन्वॉल्व थी, उससे रुपए पैसे भी लेती थी, वो शिवानी अपने पति वारिस के कहने पर तुषार को सबक सिखाने और उसे ट्रैप करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद पूरी प्लानिंग के मुताबिक 14 जनवरी 2011 को शिवानी ने तुषार को एस्टीम मॉल बेंगलुरु में मिलने के लिए बुलाया। शाम के वक्त तुषार अपने एक दोस्त आयुष्मान के साथ उस मॉल में पहुंचा और शिवानी अपनी कज़न के साथ उस मॉल में पहुंची। यानी 2 लड़का और 2 लड़कियां। आपस में दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। उसके बाद तुषार और शिवानी ने थोड़ा प्राइवेट मोमेंट मांगा और फिर दोनों एक दूसरे टेबल पर जाकर किसी कॉफ़ी हाउस में कुछ देर तक बात करते रहे। ये सब सिलसिला चला। उसके बाद तुषार उठकर अपने दोस्त आयुष्मान के पास वापस आया और आने के बाद उसने आयुष्मान से कहा कि वो शिवानी के साथ आगे उसके घर जाना चाहता है। यहाँ तो उसने जो कॉफ़ी वगैरह पीना था वो पी लिया, लेकिन इसके बाद वो आगे जाके पार्टी करना चाहता है। तो आयुष्मान को भी लगा कि ठीक है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहता है तो मैं फिर कबाब में हड्डी क्यों बनूं। आयुष्मान वहाँ से वापस अपने कमरे पर चला आया, जो तुषार का लोकल फ्रेंड था बेंगलुरु में। और इधर तुषार जो है वो शिवानी और उसके कज़न को लेकर एक ऑटो में सवार हुआ और वहाँ से वो शिवानी के घर के लिए निकल गया। आयुष्मान इसके बाद आकर तुषार से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुषार का फ़ोन 14 जनवरी को ही स्विच ऑफ हो गया। ये तुषार का आखिरी पब्लिक अपीयरेंस था जहां पर किसी ने तुषार को देखा था और चश्मदीद के तौर पर वो लड़का आयुष्मान मौजूद था। यहां तक की कहानी पुलिस को तफ्तीश में पता चल चुकी थी। अब पुलिस को बाकी की कहानी पता करनी थी, तो पुलिस ने शिवानी से भी पूछताछ करने का फैसला किया, उसकी कज़न से भी पूछताछ करने का फैसला किया। रोहित और वारिस जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके थे तुषार की किडनैपिंग और मर्डर के इल्ज़ाम में, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। तो जो कहानी निकल कर सामने आई उसके मुताबिक वारिस ने अपनी बीवी शिवानी और उसके कज़न को इस मामले में इन्वॉल्व किया था कि वो दोनों तुषार को ल्यूर करके या बेवकूफ़ बनाकर अपनी जाल में फंसाकर उनके कमरे तक लेकर आए और उसके बाद जब कमरे तक लेकर आए, जिस जगह लेकर आए उस जगह का मैं आपको लोकेशन भी बताता हूँ। अटूर लेआउट, येहलंका, न्यू टाउन, ये बेंगलुरु का एक लोकेलिटी है। वहाँ पर तुषार को ये दोनों लड़कियाँ शिवानी और उसकी कज़न लेकर आई। वहाँ पर तुषार को वारिस मिला और वारिस को देखते ही तुषार चौंक गया, क्योंकि तुषार को तो पता नहीं था कि ये वारिस की पत्नी है शिवानी। वारिस से इसी बात पर तुषार की पहले लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद वारिस ने शिवानी, उसकी कज़न और वारिस के साथ मौजूद वो जो दोस्त था रोहित, इन सभी ने मिलकर वहाँ तुषार के साथ मारपीट की, उसका गला घोंटा और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये जो आरोपी हैं उनको लगा कि ठीक है, अब हत्या तो हो गई है, लाश को कहीं फेंक देना चाहिए, ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन वारिस जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट था। उसने ये तय किया कि वो लाश ऐसे ही नहीं फेंकेगा, बल्कि हत्या जब हुई है तो वो तुषार के घर वालों से फिरौती भी वसूलेगा। और इसी प्लान के मुताबिक 2 दिन बाद लाश को तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया सुनसान घने जंगल में। लेकिन इसी प्लान के मुताबिक वारिस ने 2 दिन बाद तुषार के पिता को 16 जनवरी को कॉल किया और कॉल करके 10 लाख रुपए मांगे। इसके बाद कैसे तुषार के घर वाले बेंगलुरु पहुंचे, कैसे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, कैसे ये सारा भेद खुला, ये सब पूरी कहानी आप जानते हैं। तो इस तरह से एक लड़का जो देखा जाए तो काफ़ी इनोसेंट था, बेशक वो बार जाता था, बार डांसर्स से मिलता था, उसको इस तरह के मौज मस्ती का शौक़ था, लेकिन उसने किसी का नुकसान नहीं किया था। एक बेकसूर बेगुनाह लड़का
जिसे एक लड़की ने पहले तो अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश से ही फिरौती वसूलने की कोशिश की, उसके घर वालों से रुपए पैसे मांगे। लेकिन पुलिस ने आखिरकार इस मामले को सॉल्व कर लिया और तमाम सबूत और गवाह पुलिस ने इस मामले में एक एक करके इकट्ठा किए। तुषार के पिता प्रमोद मेहता वो शुरू से लेकर 2011 से लेकर अब तक इस मामले में शिद्दत से इस मामले को फॉलो करते रहे पुलिस के साथ मिलकर। और बेशक ये कहानी बहुत दुखद है, लेकिन अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस मामले में चारों आरोपियों को बेंगलुरु की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, यानी चारों दोषी पाए गए हैं। जो वारिस है उसकी बीवी शिवानी, उसकी कज़न और साथ में रोहित। इस तरह से इन चारों को पुलिस ने बहुत स्ट्रांग केस कोर्ट में बनाकर पेश किया इन चारों के खिलाफ और कोर्ट ने फैसला सुनाकर इन्हें दोषी करार दिया है। तो ये थी पूरी कहानी जो पुरानी थी, लेकिन इस कहानी का अंजाम, या मैं कहूँगा कि इस कहानी का आखिरी मुकाम अब जाकर हासिल हुआ है कानूनी तौर पर। तो ये भी जानना एक सेटिस्फैक्ट्री कम से कम है कि जो गुनहगार हैं उन्हें अदालत से सज़ा मिली है। आमतौर पर हम यही सुनते हैं कि अदालत से गुनहगार बच गया, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। तो खैर ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चूँकि आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ तो कोई प्रीवियस स्टोरी या उसका कमेंट आज नहीं पढ़ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस स्टोरी पर कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी बातें और उस कमेंट पर आपके जवाब, मतलब मेरे जो जवाब होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने अगले एपिसोड में पेश करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।